की वीडियो में हम अस्थि धातु करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने रस, रक्त, मांस, मेद यहाँ तक सब कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक स्टडी करना हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो सारे वीडियोस। और इस धातु का भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट स्टडी करना है तो उसका भी आपको टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक पॉइंट हम लोग को इस जो धातु है इसमें भी हम लोग को यही सारे देखने, हम लोग का कॉमन चल रहा है सारी बातें। हमने जो भी धातु है उसके अंदर ये 12 पॉइंट हम कवर कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी हम लोग को ये 12 पॉइंट्स कवर करने हैं। उसका निरुक्ति देखना है, पर्याय देखना है, स्थान देखना है, पंचभौतिक संगठन देखना है, उत्पत्ति, उपधातु, मल, आश्रय, आश्रय, गुण, कर्म, वृद्धि, शेष, सारता, ये सारे पॉइंट हम लोग इसमें कवर करेंगे। और अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भाई इस धातु का इंट्रोडक्शन क्या है। बोला है कि भाई धातु पोषण के क्रम के अनुसार अस्थि धातु अस्थि या शरीर के सप्त धातुओं में से पांचवें क्रम का धातु है। तो अगर हम लोग काउंट करेंगे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, तो ये 5th नंबर पे अपना धातु आता है। तो हम लोग ने पिछले जितने भी धातु देखे हैं तो सेम पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए पेपर में लिखना काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि सेम ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो आपको वो ऑलमोस्ट दिमाग में एकदम बैठ जाता है कि हम लोग को पहले क्या लिखना है कि कोई भी धातु जो है वो बताना है कि देखो शरीर में 7 धातु होते हैं, उसमें से ये धातु इस नंबर पे आता है, ये बता दिए। एक पहला पॉइंट अपना हो गया। नेक्स्ट क्या होता है कि भाई ये कौन से स्वरूप का धातु है, मातृज है, पितृज है, वो हम बताते हैं। तो अब देखो जो अस्थि है वो कैसा होता है, यह कठिन तथा स्थिर स्वरूप का, कठिन तथा स्थिर ऐसा एक पितृज धातु है। ये जो पितृज धातु है, यानी कि अगर हम लोग बात करें आयुर्वेद के टर्म्स के बेसिस पे, तो जो अपना अस्थि धातु होता है वो फादर के जेनेटिक्स से ज़्यादा आता है। मतलब कि फादर के ही जेनेटिक्स जो होंगे उसके अंदर रहेंगे अपने अस्थि के अंदर। तो अगर किसी के बोन में कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि उसके फादर के ब्लड लाइन में, उसके फादर के फैमिली के अंदर किसी ना किसी को बोन के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको अस्थि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी को बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको उसके फादर के जेनेटिक्स को, उसके ब्लड लाइन को देखना चाहिए, तब जाके वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है पहला पॉइंट अपना निरुक्ति। जब निरुक्ति की बात करेंगे हम लोग तो बोला है देखो मास अभ्यंतर स्थिते इति ख्याते धातु भेदे। तो कहा है भाई देखो जो धातु मांस के अंदर, मांस और मेद यानी कि जो अपना मसल है और जो फैट है उसके अंदर जो धातु कवर्ड होता है उसे हम अस्थि धातु कहते हैं। तो बोला है मांस के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब इनसाइड, तो बोला है मांस के अभ्यंतर भाग में रहने वाले धातु को अस्थि धातु कहते हैं। तो बहुत सिंपल एकदम, मतलब बेसिक अपन कॉमन सेंस लगा के अगर देखोगे तो जब भी हम लोग डायसेक्शन करते हैं तो बोन्स जो होते हैं वो मसल के अंदर कवर्ड है ना, सारे बोन्स। तो सिंपल बोला हुआ है कि भाई देखो वो धातु जो मसल के अंदर कवर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अस्थि धातु कहते हैं। ये हो गया एकदम सिंपल सा निरुक्ति। नेक्स्ट आता है अपना पर्याय। तो पर्याय में हम लोग का सेम पैटर्न चलेगा, 5 पर्याय हम लोग को याद रखने हैं हर एक धातु के। तो यहाँ पर हम लोग को बोला है मेदोज, मेदस्तेज, मज्जाकृत, सार और भरद्वाज। ठीक है, तो हम लोग को ये याद रखना है। पहले क्या है बोला है मेदोज। मेदोज बोला है, मेदोज मतलब क्या होता है। अब देखो किस धातु से हम लोग का पहला पैटर्न क्या रहता है देखने का कि भाई जो धातु है उसके पहले कौन सा धातु है, उसके बाद में कौन सा धातु है। तो जो धातु पहले होता है वो इस वाले धातु को बनाएगा जो उसको हम लोग करंटली पढ़ रहे हैं, और जो धातु बाद में होता है उसको ये धातु बनाता है। मतलब इस तरीके से पैटर्न चलता है। ओके, जैसे अभी यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अगर यहाँ पर लिखें अस्थि, ठीक है, अगर हम यहाँ पे अस्थि लिखते हैं तो अस्थि के पहले अपना जो होता है वो होता है मेद, ठीक है, और इसके बाद में होता है मज्जा, मज्जा होता है इस तरीके से। तो जो मेद होगा वो अस्थि को बनाएगा और अस्थि जो होगा वो मज्जा को बनाएगा। तो जो अभी देखो मेद से अस्थि बनने वाला है तो उसको बोला है मेद ओज। मेद ओज मतलब क्या होता है, जो अपना मेद का जो सार भाग होगा उससे अस्थि बनेगा। दैट इज़ वाई मेदोज बोला है कि भाई मेद धातु से निर्मित होती है। दैट्स वाई इसको क्या बोल दिया, मेदोज। दैट नेक्स्ट क्या होता है मेदस्तेज। मेदस्तेज सेम वही बात होगी, मेदस्तेज भी यही बोला है कि भाई मेद धातु से निर्मित होती है। दैट्स वाई इसको मेदस्तेज भी बोलते हैं, मेदोज भी बोलते हैं। फिर बोला है मज्जाकृत। मज्जाकृत क्यों बोला है, कृत मतलब बनाने वाला, करने वाला। तो बोला कि देखो जो अस्थि धातु होता है वो मज्जा को बनाता है। दैट्स वाई इसका नाम दूसरा क्या पड़ गया, मज्जाकृत। फिर आता है सार। सार क्यों बोला है, सर्व अधिक बलवान धातु है ना। अपने बॉडी में जितने भी धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो कौन सा धातु होता है अपना, वो अस्थि धातु होता है ना। सबसे हार्ड है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है। दैट्स वाई इसको क्या बोला है, सार कहा गया है। तो सर्व अधिक बलवान होने के कारण इसको हम लोग जो है सार भी कहते हैं। फिर आता है
भरद्वाज ऋषि। अब भरद्वाज ऋषि ये जो है ऋषि का पर्याय है, मैंने हर बार बोला है कि ये जो होता है इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूछ सकता है कि भाई भरद्वाज ऋषि जो है वो कौन से धातु का पर्याय है। अब यहाँ पर जो सार वर्ड यूज़ किया गया है, ये सार जो पर्याय है वो सेम मज्जा के लिए भी यूज़ करा गया है। तो याद रखना है कि दो धातु होते हैं जिनके लिए सार टर्म यूज़ किया गया है, एक तो अस्थि है, दूसरा अपना मज्जा है, जो हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ओके, सो ये अपने पर्याय हो गए। अभी आता है स्थान। तो स्थान का भी हम लोग को पैटर्न पता है क्या होता है कि भाई जो भी धातु होगा उसका पहला पॉइंट हम लोग कहते हैं कि वो सार्वदेहिक प्रेजेंट है। ठीक है, तो बोला है अभी इसमें कैसे बोला है कि मांस व मेद के अंदर रहकर मनुष्य शरीर का आजन्म धारण करता है। अभी अगर हम लोग मॉडर्न से कंपेयर करें ज़रा सा, तो हम लोग कहते हैं कि भाई जो अपना अस्थि धातु होता है वो बॉडी का क्या करता है, फ्रेमवर्क बनाता है ना, बॉडी को सपोर्ट करता है। धारण करना मतलब क्या होगा, सपोर्ट करना। तो कहता है भाई देखो मांस और मेद इसके अंदर रह करके जो अपना अस्थि धातु है वो शरीर का धारण करता है, मतलब शरीर को, बॉडी को सपोर्ट करता है, बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये अपना हो गया। तो अपना सार्वदेहिक भी है, ये हम लोग पहला पॉइंट इसमें और लिख सकते हैं कि भाई जो अस्थि है वो सार्वदेहिक है, पूरा शरीर जो है अस्थि से तो बना हुआ है। तो कह रहे हैं कि भाई अपना जो अस्थि धातु है वो मांस और मेद के अंदर रहता है और शरीर का धारण करता है, शरीर को सपोर्ट करने का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट काम हो गया। फिर बोलता है अस्थि व स्रोतस की बात करेंगे। तो देखो यार यहाँ पे बोला है अस्थि या शरीर का स्थिर। स्थिर यानी क्या होता है, जो अपन बोल सकते हैं फ्लो नहीं हो रहा है ना, जो फ्लो नहीं हो रहा है, जो स्टेबल है, एक पोजीशन पे है। हर एक जो बोन है उसका अपना पर्टिकुलर पोजीशन है ना। ह्यूमरस जो होगा वो अपने जगह पे रहेगा, वो फीमर की जगह पे नहीं जाएगा, वो अपना एक फिक्स लोकेशन पे प्रेजेंट है। स्कैपुला अपने जगह पर है, क्लैविकल अपने जगह पर है, स्टर्नम अपने जगह पर है। तो उन सबका पोजीशन फिक्स है, वो लोग जो है मूव नहीं करते। अब बॉडी में जॉइंट्स मूव करता है, बोन्स मूव नहीं करता, इतना तो हम लोग को पता है। फिर बोला है कि भाई उसका शरीर में वहन नहीं होता है, वो फ्लो नहीं होता, सिंपल सी बात है, स्थिर है, दैट्स वाई उसका वहन नहीं होता है, यानी वो फ्लो नहीं होता है। फिर बोला है परंतु अस्थि धातु पोषण के लिए आवश्यक पोषक अंश मात्र द्रव स्वरूप में होते हैं। अब बोला है कि भाई देखो यार बोन्स भले फ्लो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो बोन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, अभी बोन्स का नरिशमेंट किससे होगा, कैल्शियम से होगा, फॉस्फोरस से होगा। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये तो ब्लड के अंदर फ्लो ही हो रहे होते हैं, तो उनसे इसका नरिशमेंट होता है। तो बोला है कि देखो अस्थि भले फ्लो ना करे, लेकिन उसको जो पोषण करने वाला जो अंश होता है वो द्रव स्वरूप में होता है, लिक्विड स्वरूप में होता है, और वो फ्लो होता है। तो अब देखो इसमें बताया है कि भाई अस्थिवाहनाम स्त्रोतसाम मेदोमूलम जगनम च। अब ये श्लोक देखकर अपने को समझ में आता है ये किसका है, चरक का है। ठीक है, चरक ने क्या कहा है भाई, अस्थि जो है उसके जो मूल स्थान होते हैं वो क्या है, अपने मेद और जघन, मेद और जघन को अपने चरक ने अस्थि का मूल स्थान बोला है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने अस्थि व स्रोतस का कोई भी मूल स्थान नहीं बताया। तो आपको ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि भाई सुश्रुत ने बताया है, नहीं बताया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको रहने चाहिए। तो भाई जो सुश्रुत है उन्होंने बोला है कि अस्थि व स्रोतस का कोई भी मूल स्थान नहीं है, क्योंकि उनका मानना यही है कि जो अस्थि वो फ्लो नहीं हो सकता, तो उसका कुछ भी स्रोतस से लेना देना नहीं है। लेकिन चरक ने क्या कहा कि भले वो फ्लो नहीं होता है, लेकिन उसका जो नरिशमेंट होता है वो तो फ्लो होता है, तो उसके लिए क्या होगा, वहाँ पर उसका स्रोतस जो होगा वो प्रेजेंट रहेगा। तो उन्होंने दो बोले हैं, एक तो मेद बोला है, दूसरा अपना जगन बोला है। जगन यानी जो अपना बटेक्स रीजन हो गया उसको उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है। तो मेद को क्यों बोला है, सिंपल मेद को इसलिए बोला गया है बिकॉज जो मेद होता है उसी से अस्थि का फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई इसके लिए क्या क्या है, जो मेद होता है उसको हम लोगों ने यहाँ पर इसका मूल स्थान माना है। तो बोला है देखो मेद उत्पत्ति काल में निर्मित हुए सारभूत अस्थि पोषक अंश के द्वारा शरीर की अस्थि धातु का पोषण होता है। तो बोला कि भाई देखो जो अपना मेद धातु जब बनता है तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था त्रिधा परिणामन होता है, तो वहाँ पे अपना एक स्थिर भाग बनता है और एक सूक्ष्म भाग बनता है। तो सूक्ष्म भाग होता है उससे ही अस्थि बनती है अपनी। तो बोला कि अस्थि जो है वो मेद से बनती है, दैट्स वाई अपना मेद जो है उसका अपना स्रोतस का मूल स्थान बोला गया। सेकंड बोला है जघन। जघन को क्यों बोला है, जघन जो अपना होता है वो बटेक्स रीजन को हम लोग कहते हैं। तो वहाँ पर एक अपना जो बोन है दैट इज कॉल्ड एज श्रोणी फलक अस्थि। श्रोणी फलक अस्थि यानी क्या हो गया, अपना हिप बोन। जो अपना हिप बोन है वो बॉडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोन है, वो अपने बॉडी का जो है स्टेबलाइजिंग बोन है, अपने बॉडी का जो बैलेंस बनाने का काम होता है वो अपना हिप बोन करता है। श्रोणी फलक अस्थि इसको आयुर्वेद में कहा गया है। तो बोले जघन प्रदेश की अस्थि शरीर के अन्य अस्थि की तुलना में अधिक स्थूल है। स्थूल मतलब क्या हो गया, फिर से अब देखो एक टर्म आता है स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल यानी क्या होता है, अपन बोल सकते हैं मैक्रोस्कोपिक, यानी कि जो बड़ा होता है ना, जो हम लोग को इजीली नज़र आता है, दैट इज़ मैक्रोस्कोपिक। तो स्थूल रहता है, अपने बोन स्थूल है, हम लोग को प्रॉपर्ली नज़र आते हैं। और फिर दूसरा होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक, यानी जो माइक्रोस्कोप के अंडर में नज़र आता है, जो इजीली हम लोग को नेकेड आइट से नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो अपनी अस्थियाँ होती हैं वो स्थूल होती है, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा स्थूल या सबसे ज़्यादा
बड़ा अगर अपना जो बोन है वो कौन सा हम लोग बोल सकते हैं, मतलब वो अपना श्रोणीफलक अस्थि है, यानी कि जो अपना हिप बोन है वो होता है। फिर संपूर्ण शरीर का संतुलन, यानी जो अपने बॉडी का बैलेंस है वो जघन अस्थि या फिर श्रोणीफलक अस्थि पर ही अवलंबित होता है। अवलंबित यानी डिपेंड करता है। तो बोला है कि भाई देखो, जो श्रोणीफलक अस्थि है वो शरीर के सारे अस्थियों में से सबसे ज़्यादा ब्रॉड है, प्रॉपरली हम लोग को नज़र आता है। और क्या बोला है कि ये अपने शरीर के बैलेंस के लिए, अपने बॉडी के बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पंचभौतिक संगठन। पंचभौतिक संगठन यहाँ पर क्या है इसका, तो इसमें बोला है अस्थि पृथ्वी अनिलात्मकम। तो जो अपना अस्थि होता है उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक होता है पृथ्वी, दूसरा होता है अनिल। अनिल यानी क्या हो गया यहाँ पर, ये अपने वात का पर्यायवाची शब्द है। अनिल यानी क्या, वात यानी वायु। तो जो अपना अस्थि होता है उसमें पृथ्वी और अनिल होता है, तो बोला है अस्थि पृथ्वी अनिलात्मकम। तो बोला है व्यापदेशस्थ भूयसा, ये अपने को याद रखना है, जो न्याय है ना। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बोला है कि देखो यार, पूरे संसार में, पूरे विश्व में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी पंचभौतिक होती हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, किसी एक महाभूत का प्रधानता होता है। तो जिस महाभूत की उसके अंदर प्रधानता होगी वही उसको स्वरूप मिल जाएगा। तो जैसे अपना जो अस्थि धातु है, यानी जो अपने बोन्स होते हैं, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर पहला तो यार वो सॉलिड है। तो कोई भी चीज़ अगर सॉलिड प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर पार्थिव यानी कि जो अपने अर्थ के गुण हैं, यानी कि जो अपने पृथ्वी महाभूत के गुण हैं वो हम लोग को वहाँ पे नजर आएंगे। दूसरा क्या होता है, अपने बोन्स हॉलो भी होते हैं, है ना। अब कोई भी चीज़ अगर हॉलो है तो उसके अंदर एयर प्रेजेंट होगा, इतना हमको समझ में आता है। तो बोला है कि भाई देखो, वो अपना सॉलिड है और हॉलो है, दैट्स वाई उसमें पृथ्वी और अनिल यानी कि वात, वायु, ये दोनों चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती है। तो बोला है कि भाई देखो, व्यापदेशस्तु भूयसा के अनुसार अस्थि में पृथ्वी व वायु इन दो महाभूतों का आधिक्य होता है। तो अपने अस्थि धातु के अंदर पृथ्वी और वायु, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है। तो इसकी उत्पत्ति का बताया है कि भाई इसके लिए हम लोग को त्रिधा परिणामन देखना है। तो इसमें बोला है अस्थि पोषक अंश। अस्थि पोषक अंश जो है ये कहाँ से आया था, ये मेद जब बन रहा था वहाँ पर सूक्ष्म भाग से अस्थि पोषक अंश बना था। उस अस्थि पोषक अंश पे क्या होगा, जो धातु बनाना है, फिर से याद रखना है, जिस धातु को बनाना है उसकी अग्नि काम करेगी। तो यहाँ पर अस्थि अग्नि काम करती है। और यहाँ पर फिर से इस अस्थि पोषक अंश के 3 पार्ट में डिवीजन हो जाता है। एक होता है स्थूल, सूक्ष्म और मल भाग। अब स्थूल जो होता है वो क्या होता है, स्थूल यानी हम लोग ने देखा मैक्रोस्कोपिक, बड़ा जो इजीली नज़र आता है। तो यहाँ पर हम लोग को जो अपनी स्थायी अस्थियाँ होती है, जो अपने बोन्स होते हैं वो नज़र आते हैं। सूक्ष्म भाग में क्या होता है, आगे चल के अब नेक्स्ट धातु क्या बनने वाला है अस्थि का, बाद में मज्जा। तो मज्जा पोषक अंश बनेगा। और अपना क्या होता है, यहाँ पे उपधातु बनता है। और यहाँ पे मल भाग तो यहाँ पे बनने वाला है, तो हम लोग को उपधातु और मल नेक्स्ट देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये हो गया। अभी आता है उपधातु और मल, उपधातु एंड मल। अब उपधातु में क्या आता है, दंत, जो अपने दांत होते हैं उसको अस्थि धातु का उपधातु बोला है। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। यहाँ पर क्या हो गया, सारंधर ने, जो सारंधर संहिता है उनके अनुसार कि उन्होंने क्या कहा है कि भाई जो दांत होते हैं, जो अपने तीत होते हैं, उनको उपधातु माना है। लेकिन चरक और सुश्रुत ने दांत को एज अ बोन ही कंसीडर किया है। तो हम लोग को देखना है यहाँ पे, आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई जो दांत है, जो दंत है, वो उपधातु किसके अनुसार है। चरक सुश्रुत ने उसको नहीं बोला है, उसको सिर्फ सारंधर ने बोला। क्या रखना है, जो दांत है या जो अपना दंत है वो उपधातु सारंधर के अनुसार है। चरक सुश्रुत ने उसको एज इट इज़ बोन माना हुआ है। फिर आता है केश, लोम और नख, यानी कि जो अपने हेयर है, लोम यानी बॉडी हेयर हो गए, और जो नख यानी जो अपने नेल्स है, इनको अस्थि धातु का मल माना गया है। ठीक है, इसको अस्थि धातु का मल माना गया है। तो ये अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना, केश, लोम और नख जो अपने होते हैं ये अस्थि धातु के मल माने हुए हैं। ठीक है, फिर आता है आश्रय आश्रय। आश्रय 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 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो अपना वात दोष है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वात दोष जो होता है वो इसके आश्रय में रहता है। जो अपना अस्थि धातु है इसके आश्रय में वात दोष होता है। अब आश्रय आश्रय का कंसेप्ट बहुत सिंपल होता है। आश्रय यानी क्या होता है, आश्रय, आश्रय आश्रय यानी होता है रहने वाली जगह। जैसे मान लो कोई घर है, तो मैं हर वीडियो में इसी चीज़ को बार बार बताता हूँ, तो आपको याद रखना, याद हो जाना चाहिए कि भाई आश्रय यानी क्या होता है, रहने की जगह होती है। और आश्रय क्या होता है, आश्रय जो होता है वो होता है रहने वाला, कोई पर्सन। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये आश्रयी है, और जो घर है वो आश्रय है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो वात होता है वो आश्रयी है। ठीक है, जितने भी अपने दोष होते हैं वो आश्रयी होते हैं, वो धातु के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो धातु के अंदर रहते हैं, जैसे धातु क्या हो गया, आश्रय हो गया। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो अपना अस्थि है वो क्या है, वो आश्रय है, और जो वात है वो क्या अपना आश्रयी है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, एक रिलेशन चलता है, मतलब एक नॉर्मल रिलेशन होता है। यहाँ अभी तक हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी इस पॉइंट पे हमको डिस्कस करना पड़ेगा इस पॉइंट को, कि यार जो आश्रय होते हैं ना, उसमें से अगर कोई भी बढ़ता है ना तो दूसरा अपने आप बढ़ता है, ऐसा नॉर्मली होता है।
अगर आश्रय बढ़ेगा तो आश्रय भी बढ़ेगा। मतलब सिंपल है ना, अगर 1 BHK का घर है तो वहाँ पर कम लोग रह सकते हैं, अगर 2 BHK का है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रह सकते हैं, है ना। जैसे जैसे घर बढ़ेगा वैसे वैसे रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अपना जो सेम पैटर्न में क्या होता है, जो अपने धातु होते हैं उनमें भी चलता है कि भाई जैसे अगर आपका धातु बढ़ेगा, अगर आपका मास बढ़ेगा तो आपके मास के अंदर जो श्लेष्म है यानी जो अपना कफ है वो भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कॉमनली चलता है। लेकिन यहाँ पर जो अस्थि धातु होता है इसका थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी है। यहाँ पर क्या होता है, वात का यहाँ पे स्थान बताया गया है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपका वात बढ़ेगा, अगर आपके बॉडी के अंदर वात बढ़ेगा तो आपके अस्थियों की डेंसिटी यानी जो अपने बोन्स है उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। वहीं पर अगर अपना वात कम होगा तो अस्थियों की डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। अब इसमें कॉमन सेंस ये समझो कि यार जो अपना बोन है वो अंदर से हॉलो होता है। अगर अंदर का हॉलोनेस जो है वो बढ़ेगा, अंदर का हॉलोनेस अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, अपना बोन थिन होने लगेगा, तो इससे क्या होगा, अपना बोन का डिफिशियंसी होने लगेगी। वैसे ही अगर अंदर का जो हॉलोनेस है वो कम होने लगेगा तो क्या होगा, अपने बोन थिक हो जाएंगे ऐसे पूरे, है ना। बोन्स थिक हो जाएंगे तो क्या होगा, इससे अपने बोन की डेंसिटी बढ़ेगी। तो इससे होता है कि भाई इनका रिलेशन उल्टा चलता है। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई अस्थि अगर वृद्धि हो रही है तो वात का क्षय होगा, और वहीं पर अगर वात की वृद्धि हो रही है तो अस्थि का क्षय होगा। तो ये वैसा वैसे चलता है, कॉन्ट्रोडिक्टरी बस यही एक उल्टा है। बाकी सब में सेम होता है कि भाई अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन अपने अस्थि के अंदर उल्टा चलता है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गुण। अब इसमें किसके गुण होंगे भाई, अपने को पता है जो आश्रयी होता है यानी कि जो दोष होता है उसी के गुण हम लोग को नजर आते हैं। तो आपको अगर बात के गुण याद होंगे तो आप इजीली इसको देख सकते हो। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे स्थूल है, स्थूल क्यों है, बिकॉज ये इसमें पार्थिव गुण प्रेजेंट है। फिर स्थिर है, स्थिर है, स्टेबल होता है। कठिन है यानी कि अभी हार्ड होता है ना, बोन्स को देखोगे तो बहुत ही हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, तो इसलिए कठिन है। फिर बोला है खर, खर है। उसके बाद में क्या बोला है, रुक्ष तथा सुशिर। ठीक है, रुक्ष है, सुशिर है, रुक्ष होते हैं। अगर आप कभी बोन को कट करके देखोगे तो वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा रफ होते हैं ना, रुक्ष होते हैं। फिर बोला सुशिर है यानी बोन्स अंदर से हॉलो है, अपने जितने भी लॉन्ग बोन्स होते हैं वो सब अंदर से हॉलो होते हैं, तो दैट्स वाई इसमें क्या बोला सुशिर है, इसमें हॉलोनेस प्रेजेंट होता है। फिर बोला है ये सभी पार्थिव तथा वायुव्य, देखो क्या बोला पार्थिव और वायुव्य गुण, क्योंकि ये इसमें महाभूत कौन सा है, पृथ्वी महाभूत है, और इसमें जो अपना वात है वो भी प्रेजेंट है, दैट्स वाई इसके अंदर दोनों के गुण मिलकर हम लोग को नजर आते हैं। तो ये सभी पार्थिव तथा वायुव्य गुण अस्थि धातु के स्थान पर दिखाई देते हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अब इसके कर्म देखेंगे। कर्म में क्या बोला है, धारण, और धारण करना जो होता है अस्थि का मुख्य कर्म बताया गया है। अगर आप देखोगे तो फिर इसमें बोला है मनुष्य के शरीर में यदि अस्थि धातु नहीं होता तो शरीर एक मांस का गोला बनकर रह जाता। सिंपल सी बात है, अगर अपने बोन्स ही ना हो तो अपने बॉडी का फ्रेमवर्क ही नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर ही नहीं फॉर्म होगा। तो इसलिए बोला कि भाई देखो अगर आपके बॉडी में अस्थि नहीं प्रेजेंट है तो आपके बॉडी जो होगा वो एक मांस का गोला बन के रह जाएगा, क्योंकि उसके बिना आपको शेप ही नहीं मिल सकता। फिर बोला है मांस, मेद तथा रक्त वाहिनियों को आधार प्राप्त होता है। तो अपना यहाँ पे आधार, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चला गया ये, तो आधार तो बोला कि यार जो अपने जितने भी मसल्स हैं, जो भी अपना मेद है यानी जो फैट है, जो अपने ब्लड वेसल्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं पे बोन्स के ही सहारे पे पूरे मतलब रहते हैं ना। अगर बोन्स ही नहीं रहेंगे तो मसल्स अटैच कहाँ पर होंगे, उनका इंसर्शन ऑरिजिन सब कुछ कहाँ पर है, मसल्स पे, अपने जो बोन्स होते हैं उन पर ही होते हैं। तो अगर बोन्स ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, अपने बॉडी के अंदर जो है बोल सकते हैं कि इन सबको सपोर्ट करने के लिए कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो अपना जो मांस है, मेद है, रक्त वाहिनियाँ यानी जो अपने ब्लड वेसल्स है, उन सबको सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो है वो क्या अपना बोन होता है। फिर आता है मज्जा पुष्टि। ये तो आपको हमेशा याद रखना कि भाई जो भी अपना धातु होता है वो नेक्स्ट धातु को बनाता है, तो वो उसका कर्म में ही आता है। तो बोले मज्जा धातु का पोषण अस्थि धातु पर अवलंबित होता है। तो जो अपना मज्जा धातु है उसका जो अपना बनाने का काम है वो भी अस्थि धातु पर ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है अस्थियों की संख्या। अभी देखो इसके पहले हम लोग क्या देखते थे, इसके पहले हम लोगों ने जितने भी धातु देखे उसमें हम लोग अंजलि प्रमाण देते थे कि भाई तो कोई जो अपना रस है वो 9 अंजलि है, रक्त जो है वो 8 अंजलि है, तो ऐसे हम चेक करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जो अपने अस्थि होते हैं उनके अंजलि प्रमाण नहीं होते, उनका अंजलि प्रमाण नहीं कर सकते क्योंकि आप सॉलिड फॉर्म है ना, तो उसका अंजलि प्रमाण कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी हम लोग संख्या चेक करते हैं कि कितने हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा सा याद रखना, आयुर्वेद में कॉन्ट्रडिक्शन दिया हुआ है बहुत सारा। तो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने 300 हड्डियाँ कही हैं, अपने जो बोन्स होते हैं वो 300 बोले हैं। वहीं पे चरक ने 360 बोला है। वाग्भट ने भी जो है 360 ही बोला। तो याद रखना है चरक, सुश्रुत, वाग्भट इन सबका अलग अलग नंबर दिया हुआ है। अब इसमें काउंटिंग का जो मेथड है वो अलग है, दैट्स वाई ये मॉडर्न से थोड़ा डिफर करता है। आचार्य सुश्रुत ने जो है 300 बोला है, उनका
काउंटिंग का तरीका अलग था। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बोन्स, मतलब अपने टीथ वगैरह इन सबको भी सिंगल सिंगल काउंट करा हुआ है उन्होंने, जो हो सकता है कि बोन फ्यूज़ होने से पहले काउंट करा होगा। तो इस वजह से क्या होता है, इनका कॉन्ट्रडिक्शन होता है। ओके, फिर आता है आकार अनुसार। आकार अनुसार यानी कि भाई जो शेप होता है बोन का, उसके हिसाब से अपने पास टोटल 5 टाइप्स ऑफ बोन प्रेजेंट है अपने बॉडी में। कपाल अस्थि, कपाल, रुचक, ठीक है, रुचक, तरुण, वलय, नलक। इनका मॉडर्न से कंपैरिजन अगर करोगे तो कपाल यानी होता है फ्लैट, इसका मतलब क्या होता है, फ्लैट बोन्स। रुचक यानी क्या होता है, जो अपने टीथ होते हैं ना, जो अपने टूथ है, जो अपने दांत है, उनको रुचक अस्थि कहा गया है। फिर तरुण यानी क्या होता है, अपने कार्टिलेज, जो अपने कार्टिलेजेस होते हैं उनको हम लोगों ने तरुण अस्थि कहा है। वलय यानी क्या होता है, जो अपने कर्व बोन होता है, जो अपने रिब्स के दिख रही है, रिब्स के जो बोन्स होते हैं कैसे कर्व बोन है, तो इनको बोला है वलय, ठीक है। वलय यानी क्या होता है, थोड़ा सा राउंड, थोड़ा सा राउंडेड होते हैं, थोड़े से कर्व होते हैं, तो उनको वलय कहा गया। तो उसके बाद में आता है नेक्स्ट इज नलक। नलक यानी क्या होता है, जो अपने ट्यूब लाइक होते हैं ना, जो अपने ट्यूब लाइक होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नलक अस्थि। तो जो अपने ह्यूमरस है ना, रेडियस अल्ना है, फीमर है, ये सब अपने क्या है, नलक अस्थि में आते हैं। तो ये अपने इस तरीके से हो गए। तो ये अपने हो गया अस्थियों की संख्या और उनके प्रकार। फिर आता है अपना वृद्धि। अगर अस्थियों में वृद्धि होती है तो हम लोग को क्या लक्षण नजर आते हैं, तो इसमें बोला है कि देखो अस्थियाद्य अस्थिया दिदंतश्च। सिंपल बोला है कि देखो अगर बॉडी में अस्थि की वृद्धि होती है, अस्थि धातु की वृद्धि होती है, तो क्या होगा, हम लोगों को मेजरली क्या होगा कि जो अपनी अस्थि है उसके अंदर वृद्धि होगी, बोन्स की डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि जो अपने दांत होते हैं ना, जो दांत है, जो तीत है, उनकी संख्या बढ़ती है लोगों की ना, उनके अंदर एक्स्ट्रा तीत आएगा। वो यहाँ पे 2 चीज़ें नजर आती है। तो बोला है विविध कारणों से बढ़ा हुआ अस्थि धातु अस्थि की वृद्धि करता है और संख्या से अधिक दांतों की उत्पत्ति करता है। तो याद रखना है, दांतों का नंबर बढ़ेगा और अपने जो बोन्स होंगे उनकी डेंसिटी बढ़ेगी। ओके, ये चीज़ें समझ में आ रही है। तो ये अपना होता है अस्थि वृद्धि की लक्षण। नेक्स्ट आता है क्षय। अस्थि क्षय में क्या होता है, अस्त्याद अस्थितोदः सदनम दंत केश नखादिशु। इसमें क्या है कि भाई देखो, जब अपने बॉडी में अस्थि का क्षय होगा तो अपने हड्डियों में पीड़ा होगी, अपने बोन्स में पेन होना शुरू होगा। साथ में क्या होता है, अपने जो दांत है ना, केश है, नख है, यानी जो अपने टूथ है, जो अपने हेयर है, जो अपने नेल्स है, इनके क्या होगा, इनका टूटना शुरू हो जाएगा। मतलब कि किसी का बोन जो है अगर वो वीक हो रहा है तो उसके अंदर जो होंगे ना, उसके जो टीथ है, जो उसके हेयर है और जो उसके नेल्स है, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों भी क्या है, अस्थि के मल है। तो अगर किसी के टीथ में प्रॉब्लम है, उसका जो दांत है बहुत ही वीक है या टूट रहा है बार बार, या उसके नेल्स में प्रॉब्लम, नेल्स बार बार टूट जा रहे हैं ना, बाल हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, इन सब का मतलब क्या हो रहा है, इन सब का साइन ये है आयुर्वेद के हिसाब से कि भाई उसके अस्थि धातु में प्रॉब्लम है, उसके अस्थि धातु के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया है। दैट्स वाई उसका जो मल है वो प्रॉपर फॉर्म नहीं हो रहा है और उसके अंदर हम लोग को ये प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है कि वहाँ पर ईजिली टूट जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सारता। सारता का पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर, अस्थि सारता में क्या बोला हुआ है। तो बोला है देखो पार्षणी गुल्फ जानू अरत्नी जत्रु चिबुक शिरा। अब ये सब क्या हो गया, अपने सारे ऑर्गन्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। पार्षणी यानी कि जो पार्षणी जो अपना एड़ी होता है ना, जो अपना हील, दैट इज उसको क्या, पार्षणी। गुल्फ, गुल्फ यानी जो अपना एंकल जॉइंट है, दैट इज गुल्फ। फिर जानू, जानू यानी जो अपना नी जॉइंट होता है उसको बोला है। फिर जत्रु, ठीक है, जत्रु यानी क्या हो गया, अपना जो क्लेविकल होता है उसको बोला है। चिबुक यानी जो अपना चिन्ह होता है, दैट इज चिबुक। और शिर यानी कि अपना हेड। उसके बाद में बोला है पार्श्व स्थूल, पार्श्व संधि जो अपनी होती है उसको बोला हुआ है पार्श्व। फिर बोला है स्थूल अस्थि नखदंतश्च। स्थूल, स्थूल यानी कि यहाँ पे उनके जो सारे ये ऑर्गन्स होंगे वो सब अपने को, जो जॉइंट्स होंगे बड़े नज़र आएंगे और उनके जो दांत होंगे वो भी थोड़े से ब्रॉड होंगे, थोड़े से बड़े होंगे, ऐसा बताया गया है। ये अस्थिसार के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो होता है ते महोत्साह। महोत्साह मतलब क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब इसमें एक्टिविटी कहाँ से आ गई, देखो अभी अगर आप देखोगे तो जो अपना वात, अपना जो अस्थि धातु है उसके अंदर बताया गया है कि वो पृथ्वी और वायु से मिलकर बना हुआ है, उसके महाभूत है। तो वात का जो गुण होता है ना, वात का चंचल गुण है, तो वो उनमें बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस रहेगा, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, वो किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो इसमें कहा भाई वो महोत्साह यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्रियावंत, सिंपल, अभी यहाँ पे ये भी ये वात का ही गुण है, तो वात अगर प्रेजेंट है उनके अंदर तो उनमें क्रियावंत रहेंगे, वो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। फिर आता है
क्लेशशाह यानी कि वो लोग जो भी प्रॉब्लम है हार्ड वर्क करने के लिए वो इजीली सहन कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर पार्थिव गुण है, पृथ्वी गुण है, तो इसकी वजह से वो ये काम को भी अच्छे से कर पाते हैं। सार अस्थि शरीराहा, सार अस्थि शरीरा, उनका अस्थि जो होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और वो मतलब उनका जल्दी उनका बोन डेंसिटी अच्छे होने की वजह से कोई भी फ्रैक्चर उनको होना और थोड़ा सा मुश्किल है, तो वो काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। फिर भवंती आयुष्वंतश्च, तो और उनकी आयु जो होती है वो भी काफ़ी लंबी होती है। तो यहाँ पर अपना सारता वाला पॉइंट भी कवर हो गया। अब यहाँ पर अपना वीडियो कंप्लीटेड है, और अगर आपको इसके नोट्स डाउनलोड करने हैं तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।